न्याय के दरवाजे तक कब और कैसे लाया जाए और लाया जाएगा क्या, ये एक बड़ा सवाल तभी शायद फैसला हो सके। सबसे पहले इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर अपने खास मेहमानों से मुखातिब होंगे और आज अपनी बहस इसी शहर मुंबई से शुरू करेंगे। मुंबई हमले में 166 लोगों की गई जान। हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद जिंदा है। 60 घंटे तक मुंबई को बनाया बंधक। हमले का गुनहगार जकीउर रहमान लखवी जिंदा है। 26/11 के 8 साल बाद भी देश के जख्म जिंदा है। देखिए इन दो चेहरों को, ये नापाक चेहरे 125 करोड़ देशवासियों को ऐसी दहशत की आग में धकेल चुके हैं जो आज भी कभी पठानकोट तो कभी उरी, कभी गुरदासपुर तो कभी उधमपुर में सुलगता रहता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस घाव को जिंदा रखने के लिए इस पर नमक रगड़ता रहता है। 26/11 की तारीख तो कभी नहीं भूल सकते। ये काली रात कभी नहीं भूल सकते। जो जनता को और जो हमारे सोल्जर्स को चाहिए कि ये दहशत में जीने से अच्छा एक ही बार इसका फैसला हो जाना जरूरी है। आखिर मुंबई के गुनहगार हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और जरार शाह जैसे आतंकियों का कब खात्मा होगा? कब इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलेगी? कब मुंबई का हिसाब पूरा होगा? भारत ने मुंबई हमले को लेकर पिछले 8 सालों में 15 डॉजियर दिए हैं। इन डॉजियर में मुंबई हमलों की साजिश से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने वालों तक के गुनाह दर्ज हैं। भारत ने पाकिस्तान को जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब का कबूलनामा सौंपा। खुद पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने दिखाया कि कसाब कहां का रहने वाला है। भारत पाकिस्तान को मुंबई हमले के दौरान आतंकियों से पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की बातचीत की रिकॉर्डिंग तक सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा सबूतों की कमी का रोना रोता रहता है। यहाँ तक कि वो आतंकियों के आवाज के नमूने तक नहीं दे रहा है ताकि उनका मिलान किया जा सके। पाकिस्तान में बैठे मुंबई के आतंकी सरकार के ढीले रवैये की वजह से एक के बाद एक आजाद होकर घूम रहे हैं। पब्लिक को आवाज उठाना चाहिए, पब्लिक को आवाज उठाना चाहिए। हाँ। आपको लगता है हथियार तो हम जाएंगे बॉर्डर पे। आपको ये लगता है? हाँ। आपको लगता है कि आपको हथियार होना चाहिए, पब्लिक के पास हथियार होना चाहिए और वो बॉर्डर पे जाएंगे? मरेगा तो क्या हो गया अभी। हैरत है, जिस दिन हम मुंबई हमले की बरसी मना रहे हैं उस दिन भी हमारी सेना कुपवाड़ा में आतंकियों से जूझ रही थी। कुपवाड़ा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। आतंकी भागने में कामयाब रहे। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को कैसे सबक मिलेगा? आखिर देश मुंबई के पीड़ितों को कब इंसाफ देगा? और इन्हीं बड़े सवालों के साथ मैं यहाँ पे मुंबई में आपके साथ मौजूद हूँ। हमारे खास मेहमान यहाँ से मौजूद हैं जिनको हम आपसे तारुफ कराना चाहेंगे। कुछ हमारे मेहमान पाकिस्तान से भी हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस से चरण सिंह सप्रा साहब हमारे साथ मौजूद। सप्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ MNF से वागी सारस्वत साहब जी मौजूद हैं। सारस्वत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर YC पवार साहब स्टूडियो में, मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस बहस में, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ जो सवाल हैं उनकी तरफ आप मुखातिब हों और बड़े उनको जवाब भी उसी हिसाब से दें जो कि उचित है। और हमारे साथ नटवर लाल देविका मौजूद है, मैं उसका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। शफकत साहब ये मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगा। विजुअल आप देखेंगे, ये देविका वही है जिसने सबसे पहले आसिफ कसाब को देखा था और पहचाना था। इसको खुद पैर में गोली लगी थी। ये वो हमारे साथ आज हमने खास तौर से तमाम जो बुद्धिजीवी हैं जो बहस में रोज शरीक हिंदुस्तान के टेलीविजन पे रोज देखे जाते हैं, उनके बीच में इसको जानबूझ के खड़ा किया, बुलाया है इसलिए कि वो भी शायद आपसे एक सवाल करना चाहती शफकत साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि जो हैंडलर्स थे
जो 26/11 के गुनहगार थे उनको पाकिस्तान को 15 डोजियर्स दिए गए, फिर भी आपने उनको कोई सजा तो दूर की बात है, उनको ट्रायल तक के लिए वहां तक नहीं, और वो खुलेआम पैरोल पे घूम रहे हैं, या कहें कि उनको बेल मिली हुई है, बेल में घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो बेल पर हैं और वो इस वक्त जेल में नहीं है, लेकिन उनके मुकदमे चल रहे हैं। और जहाँ तक हमारे और आपके ताउन का बात है इस मामले के ऊपर, तो हमारा एक जुडिशल कमीशन इंडिया आया था और उसने जो चीज़ें डिमांड की थी और जो वो चाहता था वो उसको नहीं एक्सटेंड की गई थी, और उसने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो अजमल कसाब से मिलना चाहता है। तो अजमल कसाब को उस दिन फांसी दे दी गई, जिसके दूसरे दिन या उसी दिन उस फांसी के बाद वो जुडिशल कमीशन उधर पहुंचा था। तो इस वजह से ये तातुल का शिकार है ये जो मुकदमा है, और मैं समझता हूं कि जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसके जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो बेहतर मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये बात सच है, और हम अच्छी तरह रहें इसके लिए सबूत देने चाहिए। लेकिन जो आप बता रहे हैं कसाब की बात, वाजिब पवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना बताऊं, कसाब को प्रॉपर ट्रायल के बाद, प्रॉपर ट्रायल, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कानून का बहुत जानकार आदमी हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर ट्रायल के बाद ही उसको फांसी दी गई। सवाल ये है पवार साहब, मैं पवार साहब के मुखातिब होना चाहूंगा। पवार साहब, जिस तरफ ये कहते हैं कि मेरा कमीशन आया था, सवाल इस बात का है, डोजियर्स दिए गए, एविडेंस दिए गए, वॉइस सैंपल्स दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कहा गया ये सबूत नाकाफी है। पवार साहब, शफकत साहब की तरफ मुखातिब हों और इस सवाल का जवाब दें उनको। शफकत साहब, पवार साहब। भाई ऐसा है कि आज तक के पाकिस्तान ने कोई बात मान्य नहीं कही, उनको कितने भी बार बताइए आप, हर बार शक उठाते हैं। जबकि कसाब, अजमल कसाब पकड़ा गया, मारा गया, पहले बोलते थे कि पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, बाद में अल्टीमेटली कुछ साल के बाद में उनको कुछ चंद दिनों के बाद में, महीनों के बाद में बोलते हैं कि पाकिस्तानी था। ये क्यों वहां बोलेंगे कि हमारा था और कसाब सही आदमी था? वो तो बोलते हैं कि कसाब का कोई संबंध ही नहीं है। तो सवाल ये है कि हमने 93 के ब्लास्ट में भी देखा था कि सब नहीं बोलते थे कि नहीं झूठ है, लेकिन ट्रायल में जब इंडिया के कोर्ट में बहुत सारे लोग छूट जाते हैं जो निरपराध कभी कभी होते हैं, साबित होते हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलती है, ऐसे लोग छूटते हैं इसी देश के कोर्ट में से। ये बात नहीं है कि ये तो ऐसे है कि इनका उल्टा कहना है कि वो दुरुस्त। हमारे सवाल इस बात का है कि शफकत साहब, मैं इसमें जवाब चाहूंगा कि अगर आपके पास सबूत दिए जाते हैं, डॉसियर दिए जाते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, आपकी कोर्ट में प्रस्तुत करे जाते हैं, भेजे जाते हैं, लेकिन अगर आप डिनाइल मोड में रहेंगे, आप कहीं मानने क्यों नहीं तैयार है, तो सवाल इसी बात का है, फिर आपके पास जितने भी सबूत दें, आप हमेशा कहेंगे नहीं साहब ये तो नाकाफी है, ये तो नाकाफी है। आपका सवाल मुझे समझ में बस इतना आया है कि आपने कमेंट किया है कि जो जितने सबूत आप दे रहे हैं वो पाकिस्तान को नाकाफी नजर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज जिसने इस ट्रायल को डिरेल किया था वो ये थी कि नहीं, आपके डिनाइल मोड पे कमेंट किया है, डिनाइल मोड पे, कि आपको दिए जा रहे हैं और हम आपको एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ये नाकाफी है, ये ना। तो मैं एटीट्यूड पर आपके संजीदा है इस पर सवाल उठा रहा हूं कि नहीं, इस पर सवाल उठा रहा हूं, ये बात अहम है। देखिए जी, सबसे जो मायूब बात है, जो गलत बात है, वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किसी किस्म का बाहमी एतमाद मौजूद नहीं है, और इस बाहमी एतमाद के ना होने की वजह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के किसी चीज को भी दुरुस्त नहीं कहते हैं। दोनों में से जो पहला सफेद को सफेद कह दे तो दूसरा इस बात से इनकार करता है कि ये सफेद है। नहीं जनाब, मैं कोर्ट पे तो बिलीव है,
सवाल इस बात का है जब एविडेंस आप जो रखे जा रहे हैं उन एविडेंस की सही तरह से क्रॉस एग्जामिनिंग नहीं होगी तो कैसे बिलीव बनेगा। तो बिलीव बनाने के लिए जिसकी बात आप कह रहे हैं दोनों मुल्क के बीच में बिलीव बने, कैसे बनेगी? यही तो बात है। ये बनने के लिए इस तरह नहीं बनेगी जिस तरह भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं या मैं आपको जवाब दे रहा हूं, इससे ये नहीं बनेगी बाहमी एतमाद, ये जिसको हम म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स में ये नहीं आता। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के लिए जरूरी है कि दोनों ममालिक का आपस में माहौल इस तरह का हो कि वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के जा रहे हों। अगर वो एक दूसरे के बॉर्डर पे जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के ये बयानात एक दूसरे के खिलाफ दागते हैं, हमने तो वो भी कोशिश कर ली। प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम गए वहां पर, गए थे अफगानिस्तान, पहुंच गए इस्लामाबाद, गए, कोशिश करी। मैं तो बीजेपी के यहाँ पे हमारे साथ नेता मौजूद है, तो वो ये कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए तो कोशिश होनी चाहिए। शफकत साहब ये जवाब बीजेपी से ही पूछ रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शादियों में शामिल होने से नहीं होती। आप जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शादियों में शामिल होने से नहीं होती और ये सरकारी विजिट से नहीं होती, 2 घंटे के विजिट से नहीं होती। शामिल होना चाहिए जी, इसमें शामिल। आप जो है इस टेरर केस को ले लें, हम 26/11 की केस को ले लें। हमारे सामने देविका खड़ी है जी, देविका को गोली लगी थी। अजमल कसाब को उसने पहचाना कि गोली चलाने वाला व्यक्ति ही है। अजमल कसाब पाकिस्तान का ये सिद्ध हुआ। अबू जुंदाल जिसका वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो उनके कंट्रोल में था, वो जब सऊदी अरेबिया में पकड़ा जाता है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा नागरिक है। हम जब उसका डीएनए रिपोर्ट देते हैं तब सिद्ध होता है कि वही अबू जुंदाल है और आपका दोस्त हमारे एक्सट्राडाइट कर रहा है। सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त नहीं रहा है, पाकिस्तान का पारंपरिक दोस्त और पालने वाला। वो भी ये मानता है कि अबू जुंदाल जो है वो 26/11 का अभियुक्त है और भारत में दिया जाना चाहिए। आपके हम कोर्ट की टीम को यहाँ विजिट करने देते हैं, आप एक वहां पर स्पेशल कोर्ट का जज तक कंटिन्यू नहीं रख पाते, प्रोसिक्यूटर को गोली मार दी जाती है। आप जो है सारे हमारे से सबूत लेने के बावजूद FBI कंफर्म कर रही है, हेडली कंफर्म कर रहा है, अबू जुंदाल कंफर्म कर रहा है, कसाब कंफर्म कर रहा है, सारी एजेंसियां कंफर्म कर रही है, पूरा विश्व कंफर्म कर रहा है। और आप 1267 यूएन का जो रिजोल्यूशन है आतंकवाद के खिलाफ, उसके सिग्नेटरी है और उसके बावजूद आप इस मामले में मदद नहीं करते। आप एक दुष्ट देश की भांति बिहेव करते हैं और आप कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं करते आपके ऊपर अमेरिका कॉन्फिडेंस करता है। और आप जो है वोटाबाद में जिसके लिए आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं और उसको अपने यहाँ छिपा कर रखते हैं। आप जो है तहरीके तालिबान को पालते हैं। अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया मुद्दा क्या है अफगानिस्तान का कि राष्ट्रपति अशरफ गानी कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे आपने जो सभ्यता का अपहरण कर रखा है वो बंद करिए। कौन कह रहा है? एक इस्लामिक देश का आप जिसका समर्थन किसी जमाने में करते थे कि अशरफ गानी जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने, इससे पाकिस्तान साहब सवाल यही है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए तो हम करने को तैयार हैं, हम कोशिश आउट ऑफ वे भी जाके करते हैं, लेकिन आप उसको मानते नहीं। दूसरी बात, जो कोशिशें हैं जो हम आपकी तरफ से होनी चाहिए तो शायद कहीं ना कहीं नींव बन सकती है, उसको आप नकार देते हैं। शफकत साहब देखिए जनाब, ये जब जो डिफेंस था, ये 26/11 का जो मुकदमा चल रहा है, इसमें जो डिफेंस का काउंसिल है उसने एक पॉइंट रेज किया था कि बम्बई के या अहमदाबाद के हाई कोर्ट में एक पेपर सबमिट किया था आपके IPS के ऑफिसर ने जिस एफिडेविट के ऊपर कि 26/11 का जिम्मेदार कौन है। और उसके बाद एक किताब भी मंजर आम पे आई जिसका नाम है हु किल्ड करकरे। अभी इस किताब और इस एफिडेविट की सबमिशन के बाद साफ पता लगता है कि 26/11 के पीछे जो ज़ाहिरी किरदार हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन इसके पीछे असल हाथ जो है वो हिंदुस्तान के अपने एलिमेंट्स का है और वो सिर्फ और सिर्फ करकरे साहब को कत्ल करना चाहते थे और उनको इसलिए कत्ल करना चाहते थे कि उन्होंने एक बहुत डिटेल तफ्तीश की थी हिंदुस्तान के लोगों को बेनकाब करने की। शफकत साहब पवार साहब मौजूद है, शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप ही के फेडरल एजेंसी के ऑफिसर कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट को ये मान लेना चाहिए कि स्टेट का उसमें दखलंदाजी डॉन में आपके अखबार में उछपता है। हम ये बात नहीं कह रहे, आप ही के ऑफिसर ही बात करें। पवार साहब
ये जिस बात की किताब का और जिस एफिडेविट का हवाला दे रहे हैं, हम तो एविडेंस कोर्ट के एविडेंस की बात कर रहे हैं, ये किताब का हवाला दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे तो कैसे हो पवार साहब? भाई पाकिस्तान छोड़ के सारी दुनिया झूठ बोल रही है। अमेरिका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि लखवी का इसमें 26/11 में हाथ था, वो उसके ऊपर वहां ट्रायल हो गई, पाकिस्तान को दे रहे, लेकिन वो भी नहीं मानने को तैयार। अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों इनके साथ इतना बहस कर रहे हैं आप? ये मानने वालों में से नहीं है। अभी कोर्ट में ट्रायल होती है, सारा ये मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, डिफेंस का लॉयर होता है, सारे सवाल जवाब होते हैं, सारी उसके बाद आर्गुमेंट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट तक के चले गए। जब उसके बाद में नहीं मान रहे तो अभी इनको ये मानेंगे, इसके लिए क्या करना है? अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपको आप मानने वाले। आप अभी जो ये नोटबंदी का आया है ना, तो दहशतवादी का सारा रसद बंद हो जाएगा, तब इनके आप बिल्कुल हल्ले बंद हो जाएंगे। अभी देखना अब इनका क्या होता है। जी पवार साहब, आप कह रहे हैं कि जो नोटबंदी है वो एक तरह से इनके ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा बेहतर और बड़ी मार पड़ेगी। सबरा साहब मौजूद है हमारे साथ। सबरा साहब मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, ठीक है सबका साहब अपनी बात कर रहे हैं, कोई मानते नहीं, वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की पहली शुरुआत होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात ही नहीं, नींव ही नहीं बन पाती है। सवाल ये है कि जहाँ पे पवार साहब ने बात रोकी, वो ये कह रहे हैं कि जो नोटबंदी है, आतंकियों के रोकथाम की बात है, वो जब निष्प्रय हो जाएंगे कहीं ना कहीं से इफेक्टिव ही नहीं है, ये ज्यादा बड़ी कहीं कदम होंगे। हम अपने को रोके, क्योंकि अब वो जो नहीं मानने वाले, हम शायद उनको नहीं बात बना पाएंगे या समझा पाएंगे। तो हम लोग छोड़ दें इस बात को, या स्टिल वी शुड ट्राई, या गो फॉर हिम कि नहीं भाई लखवी को आप लाइए? नहीं, मेरे ख्याल से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं, आज तक कभी माना नहीं है कि उसके लोग अपराध में शामिल हैं। इसलिए कहीं हम लोग की भी कुछ कमियां हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आपको अब वो बात करने का जरिया जो है वो बंद करना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक ब्लॉकेड लाना पड़ेगा, कल्चरल ब्लॉकेड लाना पड़ेगा, आपको कई सारी ऐसी चीजें, डिप्लोमेटिक प्रेशर लाना पड़ेगा। हर तरह से आपको पाकिस्तान को घेरना पड़ेगा। MFN स्टेटस भी उनका बैन करना पड़ेगा। तो वी शुड टॉक, जब बात हो रही है कि सरताज अजीज साहब आ रहे हैं अमृतसर में, तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, या जो जिस तरफ जहाँ पे बात शफकत साहब कह रहे हैं नहीं ठीक है, वो जो बात पवार साहब कह रहे हैं वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? हम डोजियर पे डोजियर दे रहे हैं। देखिए, सरताज अजीज आ रहे हैं हार्ट ऑफ एशिया के लिए, जो अफगानिस्तान पर केंद्रित रहेगा, भारत पर नहीं रहेगा, भारत पर कम रहेगा। हाँ, भारत के इंटरेस्ट है, बलूचिस्तान में इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में भी हमारा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सारी बातें हैं, लेकिन सरकार किस हद तक वहां पर सक्सेसफुल होगी, कामयाबी हासिल करेगी? क्या सरकार वहां पर पाकिस्तान का कोई साइड बायलैटरल टॉक कर पाएगी? क्या इस तरह के कोई मुद्दे उठा पाएगी हार्ट ऑफ एशिया में? ये सरकार जब 3 या 4 तारीख को वो आएंगे, देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रिक्स में फेल हो चुके हैं। ब्रिक्स के अंदर हमने लाख कोशिश किया, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत कोशिश की कि हम जो टेरर स्टेट उसको कहते हैं, चाइना हमारा साथ दे दे। बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया, उल्टा उन्होंने चाइना में जाकर के वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने हमारे खिलाफ बोला। आज भी NSG में वो हमारा विरोध कर रहे हैं, और आज भी हाफिज सईद की आप बात कर रहे हैं, उस हाफिज सईद को वो टेररिस्ट डिक्लेयर करने को चाइना तैयार नहीं है, उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। और ये हाफिज सईद जो है, ये कोई हार किसकी? यहाँ पे इस पॉइंट ही आता है सबरा साहब कि यहाँ पर क्या हम डिप्लोमेटिकली फेल हुए? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिकली फेल हुए, लेकिन हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं अगर हम सतर्क नहीं होंगे। क्योंकि हाफिज सईद को केवल हम नहीं कह रहे आतंकवादी, US ने, अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा, भारत ने अभी तक नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? भारत ने वो इनाम जाहिर करना चाहिए, उससे एक मेंटल प्रेशर बनता है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करिए, पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करिए। हम US से मांगते हैं कि US उसको टेरर स्टेट डिक्लेयर करें, लेकिन हम अपनी पार्लियामेंट में करें। सवाल मैं बागी जी आपसे बोला, टेरर स्टेट को वाली बात वो कह रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी तो बिल्कुल सीधी बात बोलती है। दबाव बनना चाहिए, घोषित किया जाना चाहिए टेरर स्टेट। बिल्कुल करना चाहिए, और इसमें देर लगाने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि डिप्लोमेटिकली इस तरह से जाएं कि पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा जा सके। और जब 10 कदम उठाते हैं तो उसमें हो सकता है कि एक कदम हमारा फेल हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके 9 प्रयासों को खारिज कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी की कोशिशें बहुत अच्छी हैं, और जहाँ तक
का जो मुद्दा आया है, हम लगातार देख रहे हैं कि इसकी वजह से आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगाम लगी है, थोड़ा प्रतिबंध हुआ है। आज हमारे मुंबई हमले को 8 साल पूरे हो गए, आज भी हमारे वो जख्म हरे हैं। हम जब भी उसकी तरफ देखते हैं, एक पपड़ी निकलती है, खून का फव्वारा बहने लगता है, हम वो भूल नहीं सकते हैं। और जब तक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और ये हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को सुधारने की बात है। मैं आपके पास आना चाहूंगा शुक्ला जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा देविका के बाद। देविका, शफाकत साहब मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पाकिस्तान से मौजूद हैं। तुमने सबसे पहले कसाब को पहचाना था, कोई सवाल तुम्हारे मन में है जो तुम पाकिस्तान में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछना चाहती हो, कहना चाहती हो? वो मानने को तैयार नहीं है, बहुत सारी बातें, सबूत की बातों नहीं, कहते हैं सबूत ना काफी है। कोई बात तुम पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल से बोलना चाहती हो, यहाँ मुंबई से? यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हो? सबूत क्या चाहिए? सबूत मैं बैठी हूँ, मैंने गोली खाया है, मुझे गोली लगी है राइट पे में, मैंने कसाब को देखा था मारते हुए, वो इतने जनों को मारा, इतने जन घायल हुए, मैं उस केस की विटनेस हूँ। आपको सबूत क्या चाहिए? और आपके देश में जाके तो हमला करना चाहिए, आप लोग बार बार आके हमारे देश में हमला करके जाते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी साहब, जी शफकत साहब, ये देविका है कि क्या एज है? मैं आपकी जानना चाहता हूँ। मेरी 17 ईयर्स की। 17 साल की देविका, जिनके पैर में गोली लगी। शफकत साहब, जिन्होंने कसाब को पहचाना था, वो आपसे सीधा सवाल करते हैं कि साहब, आपको कौन सा सबूत अब और चाहिए जो आप बराबर कहते जा रहे हैं कि नाकाफी है, डिनायल मूड पे है? शफकत साहब, जवाब आपसे हम चाहेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और बातचीत के सिलसिले को यहाँ